नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। कोरोना संक्रमण की लहर के बीच सीबीएसई और आईसीएसई के साथ विभिन्न राज्य बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। परीक्षाएं रद्द किए जाने की इसी कड़ी में झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से भी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। सरकार के इस निर्णय को राज्य सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर साझा किया गया। साथ ही सीएम सोरेन ने भी ट्वीट कर राज्यवासियों को इसकी जानकारी दी है। झारखंड सरकार ने जैक बोर्ड की 10वीं और 12वीं, मुख्यमंत्री जी आखिरकार आपने अभिभावकों की आवाज सुनी और जैक बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया है। मैं इसके लिए झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज ही हमने 48 घंटे का समय दिया था सरकार को कि 48 घंटे के अंदर अगर झारखंड सरकार ने जैक बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा को रद्द नहीं किया तो हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। तो मैं सरकार को और मुख्यमंत्री जी को, खासकर हेमंत सोरेन जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समय रहते इस पर निर्णय। देखिए, 10th और 12th के बच्चे बहुत ही मेहनत कर रहे थे। उन लोगों का सेशन बर्बाद हो चुका है। उन्होंने साल भर प्रैक्टिस किया, साल भर पढ़ाई किया। वर्चुअली 4-5 घंटे मोबाइल के सामने एक बिग डील होता है स्टूडेंट के लिए, बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। वैसे में अगर स्टूडेंट मेहनत करके अपने करियर बनाने के लिए, अपने फ्यूचर के लिए अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं और अचानक से उन्हें ये सुनने को मिले कि उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, तो ये थोड़ा निराशाजनक है। धान सहित खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को झारखंड प्रदेश बीजेपी ने इसका स्वागत किया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सरकार के इस फैसले को किसानों के हित में बताया। साथ ही केंद्र सरकार को किसानों के हित की सरकार बताया। दीपक प्रकाश के मुताबिक इस माध्यम से झारखंड के 25 लाख किसानों को अब लाभ मिलेगा। झारखंड प्रदेश की ओर से प्रधानमंत्री जी एवं कृषि मंत्री तोमर जी को ढेर सारी बधाइयाँ। लगातार किसानों के हित में लोक कल्याणकारी योजनाओं के तहत किसानों को आय बढ़ाने के लिए लगातार एमएसपी बढ़ाने का काम किया है। अभी हम कह सकते हैं कि धान पर 72 रुपये क्विंटल, अरहर और राहड़ दाल पर 300 रुपये प्रति क्विंटल एवं तिल पर 452 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। शुभम कुमार फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। शुभम, धान सहित खरीफ फसलों में एमएसपी बढ़ाने के फैसले पर जिस तरह से बीजेपी ने इसका स्वागत किया, किसानों को क्या लाभ होगा? शुभम, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सागर आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और कह सकते हैं झारखंड के कृषि मंत्री और खुद जिस तरीका से जो मौजूदा परिस्थिति है झारखंड को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड आए दिन परेशान होते नजर आ रहे थे, चाहे वो यास तूफान के चलते हो, चाहे भारी बारिश के चलते हो, लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार के द्वारा एक कहीं ना कहीं बड़ी राहत देने की बात कही गई है। एमएसपी की दामों को बढ़ा दिया गया है और इससे सीधा फायदा झारखंड के और तमाम राज्यों के किसानों को होगा। और खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो कि दीपक प्रकाश ने साफ तौर पर कहा और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पार्टी की तारीफ भी की और प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी की तारीफ में उन्होंने कहा कि सीधा 25 लाख किसानों को झारखंड में लाभ मिल सकेगा इस योजना के तहत। और एमएसपी में दाम बढ़ाना कहीं ना कहीं किसान के लिए जरूर फायदेमंद साबित होता हुआ नजर आ रहा है। जी, लेकिन विपक्ष की भी क्या इस पर कोई राय आई है? सत्ता पक्ष में जो बैठे लोग झारखंड में हैं, अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि जिस तरीका से कोरोना काल में किसानों की जो समस्याएं बढ़ चढ़ कर सामने आ रही, चाहे वो लॉकडाउन की स्थिति की बात कर लें, चाहे वो यास तूफान की बात कर लें, दोनों ही परिस्थितियों में किसान ही पिछड़ा रहा है। और कहीं ना कहीं किसान को राहत देने में चाहे वो राज्य सरकार की पहल हो, चाहे वो केंद्र सरकार की पहल हो, ये सराहनीय कदम है और इस पर राजनीतिक ना हो तो ही बेहतर है। अब यह देखना होगा कि जिस तरीका से किसानों के हित के लिए यह किया गया है, अब यह धरातल पर नजर आता है कि नहीं, किसानों को लाभ मिलते हुए नजर आता है कि नहीं। जी, चलिए, शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए।
पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर जातिगत जनगणना पर ट्वीट करके केंद्र की सरकार को घेरे में लिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि वर्तमान स्थिति में देश की जनगणना आवश्यक है, परंतु कोरोना के कारण जनगणना कार्य को रोक कर रखा गया है। देश में जब चुनाव हो सकते हैं तो जनगणना से परहेज क्यों? भारत सरकार से अनुरोध है कि 10 वर्षीय जनगणना के साथ ही साथ जाति आधारित जनगणना अविलंब शुरू की जाए। इधर उन्होंने ट्वीट के माध्यम से लालू यादव को भी उनके जन्मदिन पर बधाई दी। जीतन राम मांझी जिन्होंने ट्वीट करके ये बातें कही, पूर्व सीएम रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि जनगणना जरूरी है, जातिगत जनगणना की जाए। जब देश में चुनाव हो सकते हैं तो फिर आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? कुमार गौतम फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। गौतम, जीतन राम मांझी का ट्वीट, ये कहना कि जनगणना बेहद जरूरी है, वो भी जातिगत, इस पर सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। गौतम, पूरी जानकारी। गौतम, क्या सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ जी गौतम, जिस तरह से जीतन राम मांझी का ट्वीट जनगणना को लेकर कि जनगणना बेहद जरूरी है जब देश में चुनाव हो सकते हैं, इस पर राजनीति भी अब जारी है, लेकिन ट्वीट के मायने क्या निकाले गए? देखिए, जीतन राम मांझी हाल के दिनों में केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। हालांकि वो एनडीए में शामिल है और लगातार ये भी कह रहे हैं कि हम एनडीए के घटक दल हैं, लेकिन अपनी बात बेबाक रखने में जीतन राम मांझी माहिर है और सही वक्त पे सही ट्वीट करने में भी माहिर है। सियासत के इस समय भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक तरीके की पॉलिटिक्स या कह सकते हैं कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स का नतीजा है, जिसके कारण मांझी अपनी बात रखते हैं। जनगणना के सवाल पर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और साफ तौर पे कहा है कि जब इलेक्शन हो सकते हैं, तमाम वो चीजें हो सकती है, तो जनगणना क्यों नहीं हो सकती। यानी कि जो जातीय जनगणना है उस पर बल देते हुए मांझी ने जातीय समीकरण कार्ड खेला है। और आपको पता है कि कुछ दिन पहले भी मुस्लिम दलित वोट बैंक को लेकर के मांझी ने ट्वीट किया था और बीजेपी के ऊपर निशाना साधा था। तो बिहार की सियासत में कौन किस करवट बैठेगा ये तय पाना बेहद मुश्किल है। और इस वक्त जब लालू प्रसाद यादव बाहर है और एक नई समीकरण की तलाश है, सरकार अल्पमत में कैसे होगी, इसको लेकर के भी लगातार मांझी से बात हो रही है। मुकेश सहनी प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसी का ये नतीजा है कि अब मांझी ने आज जातीय जनगणना को लेकर के केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधा है। लेकिन गौतम, क्या लालू प्रसाद यादव के बाहर आने के बाद इस तरह के ट्वीट और उपेंद्र कुशवाहा का जिस तरह से आज के दिन हमने ट्वीट देखा, इसके कुछ और समीकरण की तरफ भी इशारा करते हैं कि कुछ भी हो सकता है आने वाले समय में बिहार की राजनीति में? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और ये बिल्कुल अभी फिलहाल कह सकते हैं कि खुलकर कोई भले ही सामने ना आ रहा हो या कोई स्पष्ट बातें नहीं कहता रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो सियासत है वो ये लालू प्रसाद यादव के बाहर आने के साथ ही एक दूसरे के संपर्क में देता है और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। आपने देखा कि किस तरीके से जो प्रवक्ता है आरजेडी के और विधायक भी हैं, भाई वीरेंद्र ने कहा था कि आगे आगे देखिए होता है क्या। यानी कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी इन दिनों दिल्ली में है, लालू प्रसाद यादव के साथ में है, तो सरकार को कैसे अल्पमत में लाया जाए, सरकार कैसे गिराने की कोशिश की जाए, ये तमाम कवायदे हैं। और तेजस्वी यादव भी हाल के दिनों में देखिए उनके कुछ रिकॉर्ड्स को, तो उन्होंने नीतीश कुमार या जदयू के ऊपर कोई हमला नहीं बोला है। हालांकि ये पहला ऐसा मौका है, वरना लगातार तेजस्वी यादव ट्वीट करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके सरकार पर हमला बोलते रहते हैं। तो लिहाजा ये कह सकते हैं कि ये घड़ी सियासत की घड़ी है और आंकड़ों के मुकाबले में 2/3 बहुमत भले ही सरकार के पास हो, लेकिन हकीकत ये भी है कि 2/3 बहुमत में अगर दाएं बाएं हो जाए या किसी दूसरे पाले में पड़ जाए तो ये गणित गड़बड़ा भी सकता है, यानी कि सरकार गिर भी सकती है। चलिए, शुक्रिया गौतम पूरी जानकारी के लिए।
राजधानी पटना के मीठापुर बस स्टैंड को 15 जुलाई तक पूरी तरह से नई जगह पर शिफ्ट किया जाना है, जिसके बाद मीठापुर बस स्टैंड के साथ वहां का एक पूरा इलाका खाली हो जाएगा। अब इन खाली जगहों को लेकर योजना पर काम शुरू कर दिया गया। एक दिन पहले पटना भ्रमण कर चुके सीएम नीतीश कुमार मीठापुर के इलाके के निरीक्षण के लिए पहुंचे और पूरे इलाके का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और अन्य अधिकारी भी वहां पर मौजूद दिखाई दिए। के बारे में आप देखे होंगे कि इस एरिया में कैसे जो भीड़ भाड़ रहता है और रेलवे स्टेशन, तो इसके लिए लोग आते जाते हैं, तो उनके वाहनों के लिए और कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। और ये पूरा का पूरा इलाका खाली था। यहाँ पर अच्छा बिल्डिंग बनाना है और ठीक ढंग से, ताकि लोग आने जाने वाले उनको भी सुविधा हो, उनके गाड़ी की पार्किंग की भी व्यवस्था हो जाए। और आप सामने देख रहे हैं कि हम लोगों ने जब से किया ही जब 7 से तभी से बनवाया, लेकिन कोई पार्किंग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने कहा है कि अगर आप अच्छे ढंग से करिएगा, भोजन आदि का भी प्रबंध ऊपर कर दीजिए। बांका के मदरसा में हुए बम विस्फोट मामले में जेडीयू नेता मुनाजिर हसन का बड़ा बयान सामने आया है। जेडीयू नेता ने घटना को सुनियोजित तरीके से बंद करवाने की साजिश भी करार दिया। उन्होंने विस्फोट को मदरसा को बदनाम करने की साजिश बताई। मदरसा में ब्लास्ट की दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और ये एक सुनियोजित साजिश का नतीजा है मदरसों को बदनाम करने का। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मदरसा को बंद किया जाए, उनको मालूम नहीं कि मदरसे के अंदर कितने मासूम और यतीम और गरीब बच्चे पढ़ते हैं। वो लोग अपना राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोवर्शियल बयान दे करके, विवादित बयान दे करके। वो चाहते हैं किसी तरह से वो न्यूज़ में बने रहें और देश का माहौल सांप्रदायिकता की ओर बढ़े। इसलिए सरकार को इसी सुनियोजित साजिश का पता चलाने की जरूरत है। आज के दिन लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है और इस मौके पर मीसा भारती के आवास पर लालू प्रसाद यादव की पत्नी, बड़ी बेटी मीसा भारती और 2 नतनियों के साथ उन्होंने अपना 74वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर लालू प्रसाद यादव को सभी ने केक खिलाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, बधाई दी। सुल्तानपुर दौरे के दूसरे दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका गांधी आज जिला अस्पताल पहुंची। इस दौरान उन्होंने डीएम, सीएमओ समेत तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं कोरोना की तीसरी लहर को लेकर मेनका गांधी ने बच्चों के लिए हॉस्पिटल में ऑक्सीजन समेत तमाम व्यवस्थाओं को पूरी तरह से आला अधिकारियों को आगे दुरुस्त रखे निर्देश दिया गया। मेनका गांधी ने ब्लैक और व्हाइट फंगस के बारे में पहले भी लोगों से एहतियात बरतने की बात कही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि सुल्तानपुर में इस बीमारी से कोई ग्रसित नहीं है। तातो मोरैनी चूँकि माइनॉरिटी का वो है और वहाँ पे मेरी टीम गई थी, साथ में एसडीएम भी गए थे, लेकिन गांव वालों ने भगा दिया था। और फिर मेरे जब संज्ञान में आया तो मैं खुद गया, सीईओ को, एसडीएम को, सारे लोगों को लेके वहाँ मैं अपनी टीम के साथ गया। तो उस दिन ये था कि काफ़ी समझाने बुझाने के बाद लगभग 30 लोगों का वैक्सीनेशन हो पाया और 40 लोगों की टेस्टिंग हो पाई। बाकी किट्स तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कराए तो इनिशिएशन वहाँ हो गया। अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं। पोलियो का चला था तो उस समय माइनॉरिटी के जो गांव थे उन्होंने भी मना किया कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे, आपको मालूम है। इसीलिए जो हो सकता था 4 साल के अंदर अंदर वो खिंचता गया जब तक वो तैयार नहीं थे वैक्सीन लेने के लिए। तो यही हालत यहाँ की है। और अब सबको समझना चाहिए कि ये बीमारी की ना कोई जात है ना कोई क्लास है, ये सबको हो जाएगी जिसने भी वैक्सीनेशन की में देर कर ली है। इसलिए सब पूरे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है कि सब लोग हर जात के, हर कौम के ले अपना वैक्सीन। मेरठ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा में एसटी, एससी, ओबीसी अभ्यर्थियों के कोटा को काटने को लेकर सैकड़ों लोगों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन देते हुए इसकी मांग की। वहीं एसटी, एससी, ओबीसी पर बढ़ रहे अत्याचार को रोकने के लिए जिस तरह से आरक्षण दिए गए
उस नियमों की 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर अवहेलना की गई। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण की जगह इस भर्ती में 3.88% आरक्षण मिलता है और इसी तरह अनुसूचित जाति वर्ग को इस भर्ती में किस प्रतिशत आरक्षण की जगह मात्र 16% आरक्षण मिला है, जिसे लेकर 15,000 लाभार्थियों के लिए अनारक्षित सीटों पर MRC प्रक्रिया के द्वारा रोका जा रहा है। इसी मामले को लेकर मेरठ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, साथ ही मांग किया कि सरकार अभ्यर्थियों के कोटा को काटने के निर्णय को हटाए, अन्यथा बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे और अगर सरकार इनकी बात नहीं सुनती है तो भूख हड़ताल भी ये करेंगे। यह है कि जो 69,000 प्राथमिक परिषदीय शिक्षकों की भर्ती है उसमें ओबीसी, एसटी और एससी को उसमें आरक्षण का मानक पूरा नहीं किया गया। आज हम आजाद समाज पार्टी के माध्यम से जिलाधिकारी के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देना चाहते हैं कि आरक्षण शिक्षक की भर्ती में पूरा किया जाए। राजधानी रांची में अखिल भारतीय नाई संघ ट्रेड यूनियन प्रदेश कमेटी की ओर से हिनो स्थित कर्पूरी ठाकुर चौक के समीप स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का पुतला दहन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बीते दिन स्वास्थ्य जागरूकता के संबंध में कौन कौन सी चीजें खुली हैं, इसके संबंध में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नाई समाज के प्रति जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया था। इसे लेकर नाई समाज के लोगों में आक्रोश है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्विटर के माध्यम से इसको लेकर खेद प्रकट किया और माफी भी मांगी है। जमशेदपुर को छोड़कर जमशेदपुर में जो पहले की जो व्यवस्थाएं हैं वही लागू रहेंगी। जमशेदपुर को छोड़कर 23 ज़िले में सुबह से शाम 4 बजे तक सारी दुकानें खुलेंगी और इस बार हम लोगों ने नवा वगैरह की दुकान जो है सैलून वगैरह भी खोलने का निर्णय लिया है और साथ में शनिवार को शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम से लेकर खास तक को परेशान कर रखा है। उधर इसे लेकर राजनीति भी चरम पर है। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों के विरोध में पाकुड़ में कांग्रेसियों ने शहर के अम्बेडकर चौक HP पेट्रोल पंप के सामने नारेबाजी करके विरोध किया, प्रदर्शन किया और केंद्र की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। भाइयों, आप लोग जानते होंगे इस मोदी सरकार ने 13 महीना में 25.72 और 23.52 डीजल के दाम और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं। मात्र 5 महीनों में इन्होंने 42 बार दाम बढ़ाए हैं डीजल और पेट्रोल के। और एक तो हमारे देश में पूरे विश्व में कोरोना की महामारी चल रही है, लोग अपने बेरोजगार हो चुके हैं। हम क्या बोलना चाहेंगे? हम बोलना चाहेंगे कि दाम घट जाए तो अच्छा है। हम लोग के लिए बहुत महंगाई हो गया, जैसे कि गरीब आदमी के लिए तेल जो है कि इतना दाम बढ़ गया है कि हम लोग का बहुत दिक्कत है, इसका रेट घटाना। और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर तो सभी परेशान हैं। बढ़ते दाम और राजनीति तो लगातार जारी है। पटना की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस ने सदाकत आश्रम स्थित पेट्रोल पंप पर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ईंधन की कीमत को कम करने की मांग भी की गई। पेट्रोल डीजल फायदा पहुंचाने के लिए सारे जनता का फायदा है उसको झारखंड सरकार के द्वारा बड़ी रियायतों के साथ अनलॉक की घोषणा किए जाने के बाद बोकारो में बाजारों की रंगत लौट आई। दुकान खुलने पर व्यापारियों ने के बीच उल्लास भी देखने को मिला। दुकान बंद रहने से लंबे समय से आर्थिक तंगी झेल रहे दुकानदारों ने राहत की सांस अब ली है। बढ़िया महसूस कर रहे हैं। देर से ही नहीं, सरकार ने हमारे बारे में भी सोचा। अब हमारे व्यवसाय पे जो संकट है, उम्मीद करते हैं कि वो आर्थिक संकट दूर हो जाएगा और सुचारू रूप से चलने लगेगा। वैसे भी लगन और ईद का बाजार तो चला ही गया, बरसात आने वाली है, सरकार शायद कुछ सहायता घोषित करे तो ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो पाएँ। राहत के साथ सर कुछ नहीं है। घर में जो बंद था, घर से हल्का बाहर निकले हैं कुछ समय के लिए 4 बजे तक। और रही बात
दुकान खुलने की, जिससे 3 तारीख से हमारी कुछ दुकान खुली, बाकी चप्पल जूता कपड़ा दुकान जो है दुकान बंद थी। उसमें कुछ मार्केट में 41 नहीं थे, मार्केट में अभी भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि जो मार्केट चलता है सारा दुकान खुलने के बाद ही मार्केट चलता है। उस हिसाब से हम लोग को अभी कुछ राहत मिली। हम लोग को जो पूंजी जमा हुई हम लोग खा रहे थे, हम लोग अभी खाली जो मार्केट होगा हम लोग पेट चलाने के लिए चलेगा। दुमका जिले में एक तरफ जहां जिला प्रशासन आम जनता के बीच कोरोना के टीकाकरण को लेकर आम जनता के बीच जागरूकता फैला रही है, तो वहीं जरमुंडी प्रखंड में एक ऐसा भी गांव है जहां लोग अफवाहों का शिकार होकर वैक्सीनेशन का बहिष्कार कर रहे हैं। जिले के कन्हैयापुर मोड़ के ग्रामीण सरकार से सामने वैक्सीन नहीं लेने के फैसले को लेकर डट कर वो खड़े हैं। दरअसल इस इलाके में एक डॉक्टर की वैक्सीन लेने के 8 दिनों के बाद मौत हो गई। इस घटना के बाद ग्रामीणों में खासा डर देखने को मिला। हालात ये हैं कि वीडियो के द्वारा ग्रामीणों को समझाए जाने के बाद भी वे मांगने को तैयार नहीं है। मेरठ में कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले लोगों को प्रेरित करने के लिए मेरठ पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य ने घर घर जाकर लोगों को प्रोत्साहित करने का बीड़ा उठाया। वहीं जो वैक्सीन लगवाने के नाम पर बहाने बना रहे हैं, पुलिस उन्हें समझा बुझाकर वैक्सीन सेंटर तक ले जा रही है। तो ऐसे में कुछ के मन में वैक्सीन को लेकर भ्रम पैदा किया गया, तो कुछ मामूली बुखार से घबराकर वैक्सीन लगाने से मना कर दे रहे हैं। वहीं मेरठ का लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र जो एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और यहाँ के लोग वैक्सीन लगवाने के लिए सबसे ज़्यादा मना कर रहे हैं, ऐसे ही लोगों को समझाने का बीड़ा पुलिस ने उठाया है। ये सूचना उच्च अधिकारियों के द्वारा दी गई कि लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। ऐसे में आज उस निर्देश पर हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब और स्वास्थ्य विभाग की टीम सबने ये निर्णय किया कि आज घर घर चल करके अभियान किया जाएगा, जिससे सरकार की मंशा पूरी हो सके। घरों पर जा करके जो बुजुर्ग दादी मिली, जो बुजुर्ग लोग मिले, उन लोगों को बताया गया कि कैसे आप जो है वैक्सीन से कोरोना को मात देंगे। हम अपना उदाहरण भी दिए, अपने माँ बाप का उदाहरण भी दिए कि हम भी लगवाए हैं, हमारे माँ बाप भी लगवाए हैं वैक्सीन। मोकामा प्रखंड के बादपुर पैक्स अध्यक्ष सूर्यदेव प्रसाद सिंह पर बीते दिन असामाजिक तत्वों के द्वारा जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में पैक्स अध्यक्ष को गंभीर चोटें आई। इस मामले में पैक्स अध्यक्ष ने उन पर यह हमला भूमि विवाद में किए जाने की बात कही। पीड़ित पैक्स अध्यक्ष की लिखित तहरीर पर मरांची पुलिस ने मामले में गंभीर तफ्तीश अब शुरू कर दी। एकदम लपड़ और लात से हमें काफी मारा। उसके बाद 2-3 घंटा हम घर पर इंतजार किया रहे, क्या करते, डर गए। कोई नहीं था गांव का। मेरी माँ का नज़र पड़ा, वही हल्ला की, और हमारी बेटी। हम घर में गए, पेशाब और गैस हमें रुक गया, पेट फूल गया। अंत में 10:30 बजे हमको गाड़ी पर करके बेगूसराय ले जा रहा था। तो 10:30 बजे 9 तारीख को हम मराठी थाना में रुक करके हमारा बेटा वाल्मीकि प्रसाद सिंह जो एसआई हैं, उनको सूचना देते हुए वो हमको देखे कराते हुए बोले कि जाइए इलाज कराइए। बोकारो के कानू चौक के सामने एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 8 मवेशियों की मौत हो गई। इसे लेकर बजरंग दल और ग्रामीणों ने विरोध करते हुए सड़क को जाम कर दिया। इस मुआवजे की मांग करने लगे। सूचना पाकर चंद्रपुरा सीओ सह बीडीओ चंद्रपुरा और दुग्धा थाना प्रभारी दलबल के साथ पहुंचे और जानकारी ली। साथ ही मुआवजे का आश्वासन देकर जाम वहां से हटाया गया। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।